So when it comes to things like OCD and ADHD or ADD, again, I'll go back to self-diagnosis because I know people who don't go to psychologists or psychiatrists but say यार मेरे को ADD है. So I don't know what that means कि उनको ADD कैसे हो सकता है ऐसे खुद से बोल के. But since it is very like आपने बोला कि diagnosis एक clear process नहीं है, it's also very subjective, it takes some time. Roughly क्या factors के basis पे आप OCD या ADD को assess करते हो कि ये factors हैं? सिम्टम्स हैं. जैसे मान लीजिए ओसीडी की बात करें तो अगर हमें क्लियर कट दिख रहा है कि ऑब्सेशंस है पेशेंट के अंदर. ऑब्सेशंस बेसिकली एक ही टाइप का थॉट बार बार आना. कंपल्जन्स हैं, एक ही टाइप का बिहेवियर. मान लीजिए एक पेशेंट आके बोलते हैं कि मैं दिन में 25 बार हाथ धोता हूँ और हर बार मेरे को 10 मिनट लगते हैं. सो इसे ओसीडी का अगर क्लिनिकल डायग्नोसिस आपको बनाने के लिए 1 आवर से ऊपर लगना चाहिए इन ऑब्सेशंस एंड कंपल्शंस. यहाँ पे 4 आवर्स लग रहे हैं. यू लुक एट द हैंड एंड हैंड्स आर ऑल डर्मेटाइटिस हो रखा है because of excessive washing. The person is depressed, person is not able to sleep properly, appetite is bad, has stopped going to office, has stopped going to college. If you have all the symptoms, then you make the diagnosis. So in that way it becomes a very easy process अगर आपका symptoms clear cut हैं. On the other hand मान लीजिए कोई आके बोलता है कि मुझे कभी कभी मन में थॉट आता है कि मैं हैंड वॉश कर लूँ. ठीक है, कितना फ्रिक्वेंटली? दिन में 3-4 बार. कितनी बार धोते हैं? 2 बार करके बंद कर देता हूँ. इट टेक्स 4-5 मिनट्स. आई वुड नॉट डायग्नोज दिस पेशेंट विद ओसीडी, क्योंकि सिर्फ हाथ धोना ही ओसीडी नहीं है. इट हैज़ टू कॉज अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इम्पेयरमेंट, अ सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ डिस्ट्रेस. सो दैट इज हाउ वी मेक द डायग्नोसिस. सिम्टम्स, इम्पेयरमेंट, ड्यूरेशन, डिस्ट्रेस. Symptoms, impairment, duration, distress. डिस्ट्रेस या ओके. अगर आपको इस पॉडकास्ट की छोटी छोटी झलक देखनी है तो उसका क्लिप्स को सब्सक्राइब करें. एंड व्हाट इफ इट्स अ क्यूमुलेशन ऑफ इश्यूज एंड वो द रीजन आई आस्क्ड इज कि उसको वो ये भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, वो ये भी कर रहा है, देन व्हाट डू यू डू देन? या सो दैट्स अ गुड क्वेश्चन, क्योंकि हियर इज वेयर द रोल ऑफ वर्किंग टुगेदर कम्स. जैसे मान लीजिए ओसीडी भी है, हमने मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया बिकॉज इट वर्क्स वेल, बट ओसीडी में थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है. समथिंग कॉल्ड एज ERP, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन. सो जैसे हम लोग जब ओसीडी के पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं तो वी ऑलवेज इंश्योर कि एक साइकेट्रिस्ट और एक साइकोलॉजिस्ट साथ में काम करें. बहुत सारे केसेस में क्या होगा, पेशेंट बोलेगा कि सर मुझे थेरेपी में फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ मेडिकेशंस लेनी है. बहुत सारे केसेस में क्या होगा, पेशेंट बोलेगा मुझे मेडिसिन से उतना फ़ायदा नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ थेरेपी लेनी है. सो अगर ऐसा कुछ होता है, इफ ही there are people who respond well to medications, they will continue with the medications. There are people who respond very well to therapy, they continue with therapy. And there's a third category of patients where we start with the medication, bring down the symptoms, and then refer the patient to therapist or make the therapy the primary modality, because everybody wants to stop medication and that's but obvious है ना. सो एडिंग टू दैट, अगर बाकी चीज़ें हैं, मान लीजिए डिप्रेसिव सिम्टम्स हैं, मान लीजिए उससे फैमिली डायनामिक्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, देन यू हैव टू ब्रिंग द थेरेपिस्ट इन द पिक्चर फॉर दोज थिंग्स. इसमें थेरेपी काम करेगी. जैसे फैमिली डायनामिक्स हैं, OCD कई बार हम बोलते हैं कि एक इंसान की बीमारी नहीं है, एक परिवार की बीमारी है. क्योंकि OCD में मान लीजिए एक पेशेंट को लगता है सब कुछ गंदा है, तो स्टार्ट कैसे होता है, वो अपना हाथ धो रहा है बार बार. फिर क्या होता है, वो अपने कपड़े खुद धोने लगता है. फिर कुछ टाइम बाद जब पेरेंट्स घर पे आ रहे हैं तो उनको बोलता है आप भी जूते बाहर रखे हो. उनको फोर्स करता है कि बाहर से आके आप कपड़े धो, और धीरे धीरे करके ना सबको इन्वॉल्व करने लगता है ये चीज़ें. तो वहाँ पे आपको फैमिली को भी इन्वॉल्व करना होता है. तो उन सब चीज़ों में थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है. तो एक रूल ऑफ थंब ये है कि इफ़ यू रियली वांट टू हेल्प द पेशेंट, यू हैव टू प्रोवाइड बोथ द मोडालिटीज इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस.